डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन, जो कि वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। इसकी वीडियो लेक्चर कड़ी 13। आज हम इस कड़ी में एक नए बिंदु पर बात करेंगे, जिसका जिक्र हमने साझेदारों के बीच में जब रोकड़ वितरण किया था, कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उस समय किया था। और जब दिवालिया साझेदार फर्म का विघटन की अकाउंटिंग की थी पिछली कड़ी में, तब भी हमने इसका जिक्र किया था। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर एल.एन. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर। साझेदारी फर्म का विघटन और दिवालिया साझेदारी फर्म का विघटन, इसमें एक नियम का उल्लेख बार बार होता है और उसका नाम है गार्नर बनाम मरे नियम। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि गार्नर बनाम मर्रे नियम क्या था और फिर उसके आधार पर हम प्रश्न भी हल करते हैं। इंग्लैंड में एक फर्म थी जिसमें 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था, बराबर था, लेकिन तीनों की जो कैपिटल थी वो असमान थी। गार्नर की फर्म में पूंजी थी 2500 पाउंड की, मर्रे की पूंजी थी 314 पाउंड की, लेकिन विल्किंस की पूंजी की कमी थी 263 पाउंड की। फर्म में कैश बैलेंस था 1916 पाउंड का। जिस डेट को फर्म डिसॉल्व हुई, उस डेट को लॉस ऑन रियलाइजेशन, वसूली से हानि 635 पाउंड की थी। 30 जून सन 1900 को कोर्ट के ऑर्डर पर फर्म का विघटन होता है। विल्किंस दिवालिया हो जाता है और यहां से एक विवाद शुरू होता है, जो एक नियम के रूप में अपना परिणाम देता है। ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 की धारा 44 के अनुसार डेफिसिट ऑफ कैपिटल को लॉस ऑन रियलाइजेशन के समान ट्रीट करना चाहिए। जो साझेदार की पूंजी की कमी है उसको वसूली की हानि के समान माना जा सकता था, और जैसे वसूली की हानि को पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता था, वैसे ही डेफिसिट ऑफ कैपिटल को भी बांटा जा सकता था। और इसी नियम के आधार पर गार्नर और मर्रे, जो कि सक्षम साझेदार थे, उनके बीच में विल्किंस की पूंजी की कमी 263 पाउंड और लॉस ऑन रियलाइजेशन 635 पाउंड, कुल मिलाकर 898 पाउंड को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बराबर था, 1:1 में बांटा गया और गार्नर के और मर्रे दोनों के हिस्से में 449 पाउंड की हानि आई। इस हानि से गार्नर की जो फर्म में 314 पाउंड की पूंजी थी, उसके अलावा मर्रे को 135 पाउंड फर्म को और देना पड़ता और उसको फर्म से कोई रिटर्न नहीं मिलता। जबकि फर्म में उपलब्ध 1916 पाउंड का अमाउंट और मर्रे से प्राप्त 135 पाउंड, कुल मिलाकर 2051 पाउंड की पूरी राशि गार्नर के हिस्से में आती। मर्रे असंतुष्ट हुआ
और उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायाधीश जॉयस ने नवंबर 1903 में इस प्रकरण पर निर्णय दिया। निर्णय के 3 बिंदु मुख्य थे। नंबर 1, रोकीकरण या वसूली की हानि साझेदारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाना। नंबर 2, लॉस ऑन रियलाइजेशन को सक्षम या शोधक्षम साझेदारों द्वारा नगद लाना फर्म में। और तीसरा, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डेफिसिट ऑफ कैपिटल को दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सक्षम साझेदारों द्वारा डिसोल्यूशन की डेट पर जो बैलेंस शीट है फर्म की, उसमें जो दी गई पूंजी है उसके अनुपात में वहन करना। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे इस निर्णय के, और इसके आधार पर 635 पाउंड की जो लॉस ऑन रियलाइजेशन था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर भागों में गार्नर, मर्रे और विल्किंस के बीच में बांटा गया। प्रत्येक के हिस्से में 211 पाउंड 13 शिलिंग और 4 पेंस का अमाउंट आया। गार्नर और मर्रे चूंकि सक्षम साझेदार थे, उन्होंने ये शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन फर्म में नगद लेके आए। और विल्किंस की जो पूंजी की कमी थी 263 पाउंड, वो बढ़ गई, और उस पूंजी की कमी को गार्नर और मर्रे के बैलेंस शीट में दी गई पूंजी अनुपात में वहन किया। फाइनली गार्नर ने भी 211 पाउंड 13 शिलिंग 4 पेंस फर्म को दिए, और मर्रे ने भी 211 पाउंड 13 शिलिंग 4 पेंस फर्म को दिए। लेकिन मर्रे को 261 पाउंड फर्म से वापस मिला, जबकि गार्नर को 2078 पाउंड वापस मिला। जबकि पहले कोर्ट जाने के पहले मर्रे को 135 पाउंड फर्म को देने थे और उसको फर्म से रिटर्न कुछ नहीं मिलता था, पूरा का पूरा अमाउंट गार्नर को मिलना था। ओवरऑल अगर देखा जाए इस अंकों के गणित में, तो मर्रे को लगभग 185-86 पाउंड का फायदा हुआ, और मर्रे को फायदा हुआ तो गार्नर को उतने का नुकसान हुआ। लेकिन इस न्यायालयीन निर्णय ने दिवालिया साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गार्नर बनाम मरे डिसीजन नवंबर 1903 में आया, और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू की गई। लगभग 28-29 साल के बाद, उसके बाद भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इस नियम का कहीं कोई जिक्र, उल्लेख नहीं किया गया। स्पष्ट तो नहीं है कि भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वह इस नियम के विरुद्ध है या इसको महत्व प्रदान करती है। यद्यपि 1949 में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसले में न्यायाधीश जयस के इस निर्णय का उल्लेख जरूर किया था। वर्तमान में गार्नर बनाम मरे के जो न्यायाधीश का निर्णय था उसकी आलोचना भी बहुत की जाती है, लेकिन न्यायाधीश जयस ने अपने निर्णय में यह लिखा था कि वस्तुतः प्रॉब्लम फर्म के विघटन के समय लॉस ऑन रियलाइजेशन की नहीं है, समस्या है फर्म में रोकड़ की कमी की, और इस रोकड़ की कमी के
समस्या के आधार पर उन्होंने अपना निर्णय दिया था और इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। बहुत जगह जहां पर फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं होती है, साझेदारों के बीच में लिखित संलेख होता है, वहां पर व्यवहार में कई बार कई संलेखों में कई फर्म वाले इस प्रकार गार्नर बनाम मरे के नियम का अनुपालन करते देखे गए हैं। व्यवहार में एक और तब्दीली की गई है। गार्नर बनाम मरे निर्णय में इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डेफिसिट ऑफ कैपिटल को बैलेंस शीट में दी गई पूंजी अनुपात में सॉल्वेंट पार्टनर्स द्वारा वहन करने का निर्णय दिया गया था, लेकिन व्यवहार में एक और इसका रूप प्रचलित हो गया कि चिट्ठे में जो दी गई पूंजी है उसको समायोजित करके परिवर्तनशील पूंजी में परिवर्तित किया जाए। अर्थात बैलेंस शीट में पूंजी अनुपात में अगर साझेदारों द्वारा पूंजी की कमी वहन की जाती है तो वह स्थिर पूंजी अनुपात कहलाने लगा और बैलेंस शीट में दी गई पूंजी में शेयर ऑफ जनरल रिजर्व का हिस्सा जोड़ दिया जाए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ दिया जाए, पूंजी पर ब्याज को जोड़ दिया जाए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस को घटा दिया जाए, आहरण और आहरण पर ब्याज को घटा दिया जाए। तो इस प्रकार जो नई पूंजी आएगी या परिवर्तित पूंजी होगी, कई जगह इस परिवर्तित पूंजी के आधार पर भी दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को वहन करने का संलेख तैयार किया जाता है। व्यवहार में ऐसा भी होता है। तो चलिए इस नियम को ज्यादा अच्छे से हम समझे एक प्रश्न के माध्यम से। तो एक प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें ए, बी और सी तीन साझेदार हैं। इनका 31 दिसंबर 2019 की एक बैलेंस शीट दी गई है जिसके एसेट साइड में है बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, मशीन है, देनदार है, प्राप्य पत्र है और सी की पूंजी है और एसेट्स का टोटल है 37,500। लायबिलिटी साइड में जाए तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स 10,000 का, रिजर्व फंड है 7,500 और ए और बी का कैपिटल अकाउंट है और इस साइड का टोटल भी 37,500 है। सी दिवालिया होता है लेकिन उससे 1,000 रुपए वसूल होते हैं। फर्म को समापित करने का निर्णय लिया जाता है। संपत्तियों से वसूली इस प्रकार होती है। देनदार से 3,750, प्राप्य पत्र से 3,500, स्टॉक से 8,000 और मशीन से 7,000। समापन के व्यय 1,250 के होते हैं। इसमें कहीं भी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स के पेमेंट का उल्लेख नहीं है। हमें मालूम है कि अगर राशि उपलब्ध है और प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का हम बुक वैल्यू का पेमेंट करते हैं। प्रश्न में निर्देश है कि गार्नर वर्शिप मर्रे रूल्स के आधार पर फर्म की पुस्तकें बंद करना है, जबकि दो कंडीशन दी गई है, जब पूंजी स्थिर हो और जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो चलिए पहले स्थिर पूंजी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यह एक बैलेंस शीट है। बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में हमने दिखाया है। स्कंद, मशीन, देनदार और प्राप्य पत्र को हम वसूली खाते के विकलन में ले गए हैं, जबकि सी की पूंजी संपत्ति साइड में है तो सी की पूंजी खाते के डेबिट बैलेंस में उसका बैलेंस शो किया है और इस प्रकार बैलेंस शीट का एसेट साइड हमने पूरा शिफ्ट कर दिया। लायबिलिटी में आए तो क्रेडिटर्स को हम ले जाते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में 10,000 अमाउंट के साथ। रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका उल्लेख प्रश्न में नहीं है तो हम इक्वल मान के चलते हैं, बांट देते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में। 7,500 का रिजर्व फंड है तो ए, बी, सी तीनों के हिस्से में बराबर 2,500, 2,500 एंड 2,500 आया
और उनकी जो पूंजी है ए और बी की, उसका शेष हमने दिखा दिया। इस प्रकार क्वेश्चन में दिए गए बैलेंस शीट के आइटम बैंक खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। पहला स्टेप यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। दूसरे स्टेप पर आए तो संपत्ति से वसूली, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्कंद और मशीन से वसूली हो रही है। इसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में, क्रेडिट में दिखाते हैं, बैंक अकाउंट को प्रभावित करते हुए। देनदार 3750, प्राप्ति पत्र 3500, स्टॉक 8000 एंड मशीन 7000, टोटल 22,250। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा अपने अपने अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट 22,250 संपत्ति से वसूली हो गई। दायित्व का भुगतान करें तो दायित्व के भुगतान के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे और समापन व्यय 1,250 का करेंगे। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट के थ्रू क्रेडिटर्स 10,000, एक्सपेंसेस जो है व्यय है 1,250, कुल 11,250। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, वही 11,250। यहां पर आपका सेकंड स्टेप समाप्त होता है। थर्ड स्टेप पे आ जाएं तो देखें रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट साइड का टोटल है 41,250 और क्रेडिट साइड में डेफिसिट कर रहा है 9,000 का, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, इसमें ए बी सी के बीच में बांटते हैं 3,000 ईच पार्टनर्स आएगा और प्रभावित करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को। तीसरा स्टेप यहां पर समाप्त होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम देखें तो सी का डेबिट बैलेंस, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस, शेयर ऑफ रिजर्व फंड और शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन के साथ यहां पर शो हो रहा है। अब देखें हम गार्नर बनाम मरे में जो एक रूल था कि लॉस ऑन रियलाइजेशन को सक्षम साझेदारों द्वारा नगद लाया जाएगा, तो ए और बी सक्षम साझेदार हैं तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन 3,000 और 3,000 को नगद ला रहे हैं। इसके साथ ही फर्म में ये उल्लेख था कि सी दिवालिया हो गया, लेकिन उसकी निजी संपत्ति का जो सरप्लस था वो 1,000 रुपये फर्म में आ रहा था, तो उसको भी हम यहीं पर ले आते हैं। तो इस प्रकार ए बी 3-3 हज़ार रुपये और सी 1,000 रुपये फर्म में लेके आ रहे हैं। ये ए बी सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट के द्वारा शो हो रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट। ए का 3,000, बी का 3,000, सी का 1,000, टोटल 7,000। और इस प्रकार टोटल वसूली यहाँ पर साझेदारों से भी हो गई है। अब आए हम तो सी दिवालिया है तो उसकी पूंजी की कमी को निकालें तो सी का जो डेबिट है 4,500 का डेबिट बैलेंस था, 3,000 लॉस ऑन रियलाइजेशन, टोटल 7,500 हो रहा है। और उसमें से हम माइनस करें तो रिजर्व फंड का 2,500 और 1,000 जो इसका निजी संपत्ति से सरप्लस आया है 3,500। तो इस प्रकार सी की पूंजी की कमी 4,000 रुपीज आती है, जो कि ए और बी द्वारा वहन की जाएगी। चूंकि हम अभी स्थिर पूंजी आधार पर देख रहे हैं गार्नर बनाम मरे नियम में, तो बैलेंस शीट में जो पूंजी दी गई है उस पूंजी के अनुपात में मीन्स 12,500 एंड 7,500 5:3 के रेशियो में सी की 4,000 की पूंजी की कमी को ए और बी वहन करेंगे, तो ए के हिस्से में आएगा 2,500 और बी के हिस्से में आएगा 1,500। तो सी की इस पूंजी की कमी को ए और बी ने वहन किया है और ऐसे में सी का पूंजी खाता बंद हो गया। एंट्री है सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में सी का कैपिटल अकाउंट 2,500 ए और 1,500 बी। सी का कैपिटल अकाउंट यहां पर बंद हो चुका है। अब हम देखें ए और बी का, तो ए का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल है 18,000 और डेबिट साइड
डेफिसिट कर रहा है 12,500 जिसको हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। बी का भी क्रेडिट टोटल है 13,000 और डेबिट साइड में डेफिसिट कर रहा है 8,500, उसको भी हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। और इस प्रकार ए और बी का कैपिटल अकाउंट भी यहां पर क्लोज हो गया। एंट्री है ए और बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ए और बी का कैपिटल अकाउंट, ए 12,500 और बी 8,500। और यहां पर हम देखते हैं तो बैंक अकाउंट का टोटल भी दोनों साइड का 32,250 के साथ बंद हो रहा है। तो इस प्रकार फर्म की सभी पुस्तकें यहां पर बंद हो गई। अब हम इसी प्रश्न को देखें परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर। हमें मालूम है पद्धति कोई भी हो, रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह एक समान ही बनता है। तो ये पूंजी खाते पे प्रभाव पड़ेगा। ये सी की पूंजी की कमी हम बैलेंस शीट से लेके आए थे, एसेट साइड में था वो इसलिए डेबिट में है, और लाइबिलिटी साइड में ए और बी की पूंजी थी वो क्रेडिट साइड में है। शेयर ऑफ जनरल रिजर्व वैसे ही बटा है जैसे स्थिर पूंजी में बटा था। लॉस ऑन रियलाइजेशन भी वैसे ही आया है जैसे स्थिर पूंजी में था। लॉस ऑन रियलाइजेशन गार्नर बनाम मरे नियम है, इसमें सक्षम साझेदारों द्वारा नगद लाया जाएगा। ए 3,000 लेके आ रहा है, बी 3,000 लेके आ रहा है और सी की निजी संपत्ति का सरप्लस 1,000 आ रहा है। तो यहां तक स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में कोई अंतर नहीं आया है। अगर देखें बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में भी वहां तक कोई अंतर नहीं आया है। अब देखें सी की पूंजी की कमी, तो सी का जो डेबिट टोटल है 7,500 वहां भी था स्थिर पूंजी में और यहां भी है, और डेफिसिट ऑफ कैपिटल 4,000 वहां भी था, 4,000 यहां भी है। अब इस 4,000 डेफिसिट ऑफ कैपिटल ऑफ सी को ए और बी वहन करेंगे परिवर्तनशील पूंजी आधार पर। परिवर्तनशील पूंजी में यहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट ए का 12,500 है और बी का 7,500, उसमें जुड़ जाएगा शेयर ऑफ जनरल रिजर्व 2,500 और 2,500। इस प्रकार इनकी पूंजी ए की हो जाएगी 15,000 और बी की हो जाएगी 10,000, अर्थात 3:2। ये परिवर्तनशील पूंजी का अनुपात आ गया। तो यहां पर जो सी की पूंजी की कमी है 4,000 रुपए, इसको ए और बी इस परिवर्तित पूंजी अनुपात जो कि 3:2 है उसमें वहन करेंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 2,400 और बी के हिस्से में आएगा 1,600 और सी का पूंजी खाता यहां पर बंद हो जाएगा। सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में सी का कैपिटल अकाउंट, ए 2,400 एंड बी 1,600। यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है। अब हम देखें ए और बी का कैपिटल अकाउंट, तो ए का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल 18,000 और डेबिट साइड में डेफिसिट कर रहा है 12,600 जिसको हमने बैंक खाते में ट्रांसफर किया है। बी का समाकलन पक्ष का टोटल है 13,000 और विकलन पक्ष में कमी हो रही है 8,400 की, इसको भी हमने बी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो इस प्रकार ए और बी का कैपिटल अकाउंट यहां पर बंद हो गया। सी का पहले ही बंद हो चुका था। जो बैलेंस है उसको हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो प्रभाव देखें, ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ए का कैपिटल अकाउंट 12,600 और बी का कैपिटल अकाउंट 8,400 और इस प्रकार यहां पर बैंक अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में कोई अंतर नहीं आया है। कैपिटल अकाउंट अभी क्लोज किया हमने, पहले सी का, उसके बाद ए और बी का, और ए और बी का बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और इस प्रकार बैंक अकाउंट भी बंद हो गया। फर्म की सभी पुस्तकें बंद हो गई हैं। अगर हम गार्नर बनाम मरे नियम को देखें तो इसके पहले की जो वीडियो कड़ी में हमने भारत में प्रथा के अनुसार प्रचलित जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पंजीकृत नहीं होती हैं जो फर्म, और जिनमें साझेदारों के मध्य संलेख के आधार पर स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर दिवालिया साझेदार की पूंजी को वहन करने की प्रथा परंपरा टाइप की चल रही है,
गार्नर बनाम मरे नियम भी लगभग उसी प्रकार का है, लेकिन एक बिंदु पर गार्नर बनाम मरे नियम अलग है कि यहाँ पर वसूली की हानि को, लॉस ऑन रियलाइजेशन को सभी पार्टनर्स के द्वारा वहन किया जाता है लाभालाभ अनुपात में, और जो सक्षम साझेदार होते हैं वो इसको नगद लेकर फर्म में आते हैं। तो सक्षम साझेदारों द्वारा वसूली की हानि को फर्म में नगद लाने का जो एक प्रावधान गार्नर बनाम मरे में है, यही इसको दूसरे नियमों से अलग करता है। बाकी पूरा का पूरा भारत में जैसे स्थिर पूंजी परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं, गार्नर बनाम मरे में भी उसी आधार पर इस एक बिंदु को शामिल करते हुए हल किया जाता है। अगर हम देखें तो भारतीय पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 के अनुसार जो हम प्रश्न हल करते हैं, और भारत में जो एक प्रैक्टिस के रूप में स्थिर पूंजी परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर जो लेखे किए जाते हैं, और गार्नर बनाम मरे में स्थिर पूंजी परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर जो हमने प्रश्न हल किए, इसमें केवल प्रभाव पड़ता है, वसूली खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साझेदारों के रोकड़ खाते में चूंकि दिवालिया साझेदार की पूंजी को वहन करने का अनुपात स्थिर पूंजी परिवर्तनशील पूंजी और लाभालाभ अनुपात में परिवर्तित होता है, अनुपात ही परिवर्तित होता है, तो सक्षम साझेदारों द्वारा दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को वहन करने की राशि पर भी प्रभाव पड़ता है। और चूंकि इस राशि पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए साझेदारों द्वारा अंत में फर्म में लाई जा रही राशि या फर्म से ले जाई जा रही राशि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में ही इसका प्रभाव आखिरी के दो एंट्रीज में पड़ता है। बाकी पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो एक समान ही एक स्टेप पर ही चलता है। केवल गार्नर बनाम मरे में वसूली की हानि को सक्षम साझेदारों द्वारा नगद लाया जाता है। इस वीडियो को पॉज करके देखें, फिगर को समझें, मेथड को समझें और तब आगे बढ़ें। मुझे आशा है ये कड़ी भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। धन्यवाद।